हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, देखो जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ना, हमारी इस चैनल पे जो टॉपिक पढ़े हैं, जैसे हमारा रक्त का टॉपिक हो चुका है, रक्त से संबंधित हार्ट का टॉपिक हो चुका है, तो उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल साइंस की जो सीरीज है वो आज मैं लेकर आया हूँ और वो आपको प्ले लिस्ट में साइंस की एमसीक्यूज के नाम से मिलेगी। उसका आप लोग आराम से ना देख सकते हो, जिनका कोई चार्ज नहीं होगा। और अगर आपको देखो इन टॉपिकों से संबंधित जो आपको ट्रिक चाहिए, उसके लिए आपको मैंने ला रखी है साइंस की सटीक गोली सीरीज, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो आज अपना पहला जो वीडियो है ना, मैं आपको बना के दे रहा हूं और वो है रक्त परिसंचरण तंत्र के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास ब्लड भी कवर हो रहा है, उसके अंदर हार्ट भी कवर हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में आया है, जो आपको ना एक बार आप इसको पूरी बार देखोगे, अगर आपको ना एक रजिस्टर ले लेना, ऑब्जेक्ट और इसके ना ऑप्शन नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ना ऑप्शन नोट करने के अलावा आप रजिस्टर में एक एक करके क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना, जिससे आपको बार बार वीडियो, अगर आपको इस तरह की चीज है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग आराम से 2-4 बार वीडियो को देख सकते हो। बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको पूरा ना एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि टिक लगा दिया आंसर आ जाएगा, उसमें हम हर एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो ऑप्शन डिस्कस करने लायक होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारे पास मिल जाएंगे आपको, और आए हुए हैं पेपर में। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को छांटा है जो आपके सीईटी के लिए, जो आपके आगे वाले असिस्टेंट लोको पायलट वाले पैच के लिए, या आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है, यूपीएससी का प्री या आरएएस का प्री, जहां पर भी होगा, वो सारे के सारे एग्जाम्स में ना ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसको सबसे पहले देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को। देखो टॉपिक है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, और रक्त परिसंचरण तंत्र में हम सबसे पहले देखो क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहां सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास पहला क्वेश्चन। देखो, निम्न में से किस कोशिका में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्न में से किस कोशिका में लोहे की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं दोस्तों अपन लोग, रुको, ऐसे करके इसको 5 पे कर लेते हैं। ठीक है, ये सही चलेगा। अब तो अब देखो किसमें होती है सर्वाधिक मात्रा लोहे की? आरबीसी में होती है क्या? डब्ल्यूबीसी में होती है क्या? आरबीसी में होती है क्या? अस्थि कोशिका में होगी? पेशीय कोशिका में होगी? बताओ किस में होगी? देखो दोस्तों, हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे, सर्वाधिक जो होगी ना, वो किसके अंदर होती है दोस्तों? हमारे पास आरबीसी के अंदर होती है। क्योंकि जो लोहा होता है, आयरन होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आरबीसी का ऐसा केस होता है, आरबीसी की जो आकृति है कैसी होती है? प्लेटनुमा होती है। इसके सेंटर वाले भाग में ज्यादातर मात्रा में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कौन पाया जाता है? एचबी, या हम लोग बोल सकते हैं क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन पाया जाएगा दोस्तों। और इसमें हीमोग्लोबिन जो है ना, वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इस आरबीसी के सेंटर वाले भाग में। ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, और ये होती है हमारे पास आरबीसी। अब हीमोग्लोबिन की देखो क्रिया जो होती है वो किससे होती है? ऑक्सीजन से होती है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है दोस्तों। तो ये क्या बनाता है? HbO2। क्या बनाता है? HbO2, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका क्या नाम होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक जो कलर होता है ना दोस्तों, वो कैसा होता है? लाल रंग। ठीक है, कैसा होता है? लाल रंग। और हम लोग इसकी बात करेंगे केवल हीमोग्लोबिन की, दोस्तों इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? बैंगनी। अगर दोस्तों इस हीमोग्लोबिन की क्रिया किससे हो जाए? अगर इसकी क्रिया ऑक्सीजन से हो जाए, तो उस स्थिति में इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। देखो आगे अगर हम लोग कर रहे हैं इसका नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? देखो हमारे पास कैल्शियम की कमी से हमारे पास अलग तरह के रोग होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया, जिंक की कमी से अलग रोग होता है, क्यूपर की कमी से अलग होता है। एनीमिया होता है दोस्तों किसकी कमी से? जैसे रक्त हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी जो होगी, अभी पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आयरन कहां पाया जाता है? आरबीसी में। आयरन कहां पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी का बनने का मतलब होता है रक्त का निर्माण होना। ठीक है, अब यहां दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है, और ये हमारे पास किस एसएससी और रेलवे कई बार पेपर में पूछता है। ठीक है, एनीमिया किस रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसमें क्या आएगा आंसर? देखो ये इसमें आंसर नहीं होगा, हमारे पास ये भी आंसर नहीं होगा, हमारे पास ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा लगेगा दोस्तों? हमारे पास जो आंसर लगेगा ना, वो लगेगा
आयरन, क्या लगेगा आयरन। और मैंने कहा था ना कि इसके अंदर हमारे पास आयरन की अगर बात करेंगे हम लोग Fe की बात करेंगे, अगर आयरन की अगर हम लोग बात करें, जैसे आपको इसका मैं कंसेप्ट बताता हूं पूरा कि हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में आयरन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, देखो हीमो का मतलब होता है हिम, हिम का मतलब क्या होता है दोस्तों आयरन, क्या होगा यहाँ पर आयरन, आयरन का मतलब होता है दोस्तों लोहा, क्या होगा लोहा। और लोहे को हम लोग इसका नोटेशन कैसे देते हैं, फेरस के रूप में, Fe के रूप में। अब दोस्तों हमारे पास क्या बच गया ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होती है दोस्तों, एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है, क्या होती है, एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है। और देखो हम लोग जो प्रोटीन की बात करेंगे, ये प्रोटीन तो हमारे शरीर में बनती है दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है, लेकिन आयरन जो है ना हमारे शरीर में नहीं बनता, इसे हम बाहर से खाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, चाहे पालक के रूप में खाएं, चाहे हम हरी सब्जियों के रूप में खाएं, चाहे दोस्तों हम लोग सेब के रूप में खाएं, लेकिन इसे हम बाहर से खाते हैं। इस आधार से हम कह सकते हैं कि जो एनीमिया रोग है ना हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी से हो रहा है। हीमोग्लोबिन में अगर किसकी कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, आयरन का अर्थ क्या होता है हमारे पास Fe, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या लगेगा, Fe लगेगा दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, रक्त बैंक के रक्त में क्या मिलाया जाता है। देखो शरीर का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं जो एग्जाम में आता है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि शरीर का जो है हमारे पास, ठीक है, हमारी बॉडी का शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, शरीर का ब्लड बैंक, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को, ठीक है। शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्लेन, या हम लोग कहते हैं प्लीहा। जितनी भी हमारे पास ये होता है प्लीहा, एक तरह की क्या होती है दोस्तों, ये लसिका ग्रंथि होती है, क्या होती है, लसिका ग्रंथि होती है। और लसिका ग्रंथि है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करती है, इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर के क्या करती है दोस्तों, कार्य करती है, ये वाली जो ग्रंथि होती है। क्योंकि यहां पर आरबीसी हो गया, हमारे पास WBC हो गया, और हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, प्लेटलेट्स हो गया, ये तीनों की तीनों इनका जब जीवन अवधि खत्म हो जाता है तो ये जो डेड होती हैं दोस्तों कहां पर होती हैं, ये प्लीहा के अंदर ही होती हैं। अब हम लोग बात करें कि हम लोग बाहर देखते हैं कि ब्लड बैंक की अगर बात करेंगे कि ब्लड बैंक के रक्त में क्या मिलाया जाता है। देखो एक ब्लड बैंक की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा स्थान होता है जहां से इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति में हमें रक्त की दोस्तों क्या होती है, पूर्ति होती है। उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड बैंक। अब देखो इसमें ऐसा क्या मिलाएं जिससे रक्त जमे नहीं, ठीक है, और खराब नहीं हो, तो इसमें ध्यान से सुनना, क्या मिलाया जाता है हमारे पास, साइट्रेट या फास्फोट या डेक्ट्रोस का हमारे पास ये पदार्थ, केमिकल मिलाया जाता है, जिसके द्वारा हमारा रक्त है ना ज्यादा टाइम तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। आगे देखो थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट का। और उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है, देखो ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता। रक्त नलिकाओं में रक्त स्कंदन रोकने वाला कारक है। स्कंदन का मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं रक्त स्कंदन मतलब रोकने वाला, एंटी क्लॉटिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉटिंग मतलब रक्त स्कंदन को रोकने वाला। एंटी क्लॉटिंग मतलब रक्त का क्लॉटिंग का मतलब होता है दोस्तों स्कंदन, और स्कंदन का अर्थ होता है रक्त का जमना। मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताऊं, रक्त का जमना, या हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं रक्त का थक्का बनना, ठीक है, रक्त का थक्का बनना। जैसे ना पानी जमने के बाद क्या बनता है, बर्फ बनता है, ऐसे ही हमारी जो रक्त नलिकाएं होती है ना उनके अंदर रक्त क्या हो जाता है, जम जाता है। सवाल को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, रक्त नलिकाओं में रक्त स्कंदन रोकने वाला कारक है। देखो कैल्शियम, मैं आपको पहले वो बताता हूं कि जो रक्त का थक्का बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। देखो रक्त का थक्का कौन कौन बनाता है, आयन की अगर मैं बात करूं, आप लोग यहां लिख लेना भाई, रक्त का थक्का बनाने वाली चीज है, ठीक है। रक्त का थक्का कौन कौन बनाता है, ये आपके आगे वाले क्वेश्चंस में हो सकता है काम आ जाए। एक तो हमारे पास प्रोटीन की बात करेंगे ना, तो दोस्तों प्रोटीन कौन कौन सी होती है, प्रोटीन होती है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन, कौन सी होती है, एक होती है प्रोथ्रोम्बिन और एक होती है हमारे पास फाइब्रिनोजन, एक क्या होती है, फाइब्रोनोइजन, ठीक है। और एक है दोस्तों हमारे पास, अगर मैं बात करूं एंजाइम की, तो एंजाइम कौन सा होता है रक्त का थक्का बनाने वाला, पेप्सिन, कौन सा होता है, पेप्सिन। अगर मैं बात करूं विटामिन की तीसरे नंबर पे, तो विटामिन कौन सी होती है जो रक्त का थक्का बनाती है, विटामिन होती है दोस्तों हमारे पास के, कौन सी होती है, के। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आयन की, किसकी बात करूं, आयन की, तो मेरे पास कौन सा आयन होगा, Ca++, आयन होगा जो रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है, देखो ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, ये भी हमारे पास रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, सब तो है ही नहीं। एक दोस्तों ये जो है हमारे पास आंसर लगेगा हिपेरिन, क्या लगेगा, हिपेरिन।
हिपेरिन, हमारी एक WBC होती है दोस्तों बेसोफिल। क्या होती है? बेसोफिल। और बेसोफिल की हम लोग बात करेंगे ना, तो बेसोफिल क्या कहती है कि इससे ना हमारे पास क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है। ठीक है, 2 एंजाइम निकलते हैं दोस्तों WBC से, और इस WBC से 2 एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं वो हमारे पास, एक तो कौन सा होता है, हिस्टामिन। देखो हम यहाँ बात करें, यहाँ पर कौन सा होता है, अगर बेसोफिल एक WBC है, ठीक है, इससे बेसोफिल से 2 एंजाइम निकलते हैं, और वो कौन से एंजाइम होता है, इस एंजाइम से हमारे पास 2 निकलते हैं, एक तो होता है हिस्टामिन, ठीक है, एक कौन सा होता है, हिस्टामिन होता है, और एक कौन सा होता है, हिपेरिन। ठीक है, एक कौन सा होता है, हिपेरिन। अब देखो हिस्टामिन दोस्तों क्या काम करता है, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने का, रोगों को खत्म करने का। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे पास तरल, रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखने का, रक्त को तरल अवस्था में तरल बनाए रखने का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रक्त को हमारे बॉडी में तरल कौन बना के रखता है, हिपेरिन या हेपरिन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी ना, तो पता ही नहीं लगेगा कि आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो क्या शानदार क्वेश्चन है ये, कि रक्त होता है, अंग नहीं होता दोस्तों, कोशिका पिंड नहीं होता, तरल मैट्रिक्स नहीं होता, क्या होता है, तरल एक संयोजी ऊतक होता है। ये मैंने आपको कितनी बार, पहली बार जब रक्त को पढ़ाते हैं तो मैं पहली लाइन यही लगाता हूं, इट इज ब्लड इज ये कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है, एक तरल सह संयोजी ऊतक है। इसका अर्थ ये हो गया कि इसको तरल सह संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब एक दूसरे से कंबाइन करके क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े हुए होते हैं। तो इसका आंसर क्या लगेगा हमारे पास, करेक्ट, एक तरल संयोजी ऊतक। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और बात करें कि यहां पर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका संक्रमण रक्त या सीरम में होता है। देखो आपको मैं बताऊं कि एक हम अगर ब्लड में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, ब्लड में से हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, ये हमारे पास रक्त है, और अगर इसमें से हम लोग है ना ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर निकालते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अगर वो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, वो जो पदार्थ बचता है ना दोस्तों माइनस करने के बाद, वो होता है सीरम। क्या होता है, सीरम। जितनी भी वैक्सीनेशन या टीका हम लोग बनाते हैं तो वो किस आधार पे बनाते हैं, सीरम के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ आएगा हमारे पास किसका संक्रमण रक्त या सीरम में होता है, तो वो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस को मैं आपको बात बताऊं, हेपेटाइटिस बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनमें से सबसे जो डेंजर है हेपेटाइटिस वो कौन सा होता है, बी होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो मायोग्लोबिन, हम लोग बात करेंगे, मायोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। मायोग्लोबिन आपने ना अभी तक, ये हीमोग्लोबिन का एक भाई है, आप लोग ऐसे समझिएगा, ये क्या है, हीमोग्लोबिन का भाई है। इसका निर्माण दोस्तों देखो हीमोग्लोबिन का, और इसका मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझा देता हूं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करूंगा और मायोग्लोबिन की मैं बात करूंगा। ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, आप लोग इनकी चीजें लिख लेना कि ये ना सामान्य अवस्था में पाया जाता है, या तो क्या मिलता है, सामान्य अवस्था में, और अगर मैं बात करूं ये कैसे मिलता है, असामान्य अवस्था में। अब असामान्य अवस्था का मतलब होता है कि ये कहाँ मिलता है, पेशियों में। कहाँ पाया जाएगा, मसल्स में मिलता है, और ये सामान्य अवस्था में हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। इसमें ना ये आयरन के कितने अणुओं को काम करता है, ये आयरन के दोस्तों 4 पार्ट अणुओं को जोड़ के रखता है, और जबकि ये क्या करता है, केवल एक अणु को, कितने को, केवल आयरन के एक अणु को पकड़ के रखता है, केवल एक अणु को, समझ गए, केवल एक अणु को क्या करता है, पकड़ के रखता है। एक हमारे पास हो गया, इसका काम होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 का परिवहन कराने का। O2 का क्या कराता है दोस्तों, ये परिवहन कराता है, और ये क्या कराता है दोस्तों, O2 को स्टोर करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ये करेगा। O2 को स्टोर करने का काम कौन करेगा, मायोग्लोबिन। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है कि ये कहाँ पाया जाता है, सामान्य अवस्था में पूरी बॉडी में होता है। ये कैसे पाया जाता है, असामान्य अवस्था में मिलेगा। ये आयरन के 4 अणु को कैप्चर करके रखता है, ये केवल कितने को करके रखता है, एक को। इसका बेसिकली कार्य क्या होता है, O2 को परिवहन कराने का, इसका काम होता है O2 को स्टोर करने का। तो हमारे पास पूछा गया है कि मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये रक्त में नहीं होगा, यकृत में नहीं होगा, प्लियों में नहीं होगा, कहाँ होगा, पेशियों के अंदर होगा। तो दैट इज 7 नंबर का जो आंसर लगेगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, सर्वाधिक पाई जाने वाली एंटीबॉडी। देखो अगर क्लास आपने अटेंड करी है ना मेरी, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इसका आंसर नहीं दे पाओ। अगर आप ना मेरी जो वीडियोज अवेलेबल है ना हमारे चैनल पे, ठीक है, उनको प्लेलिस्ट में जाके साइंस बाई नंदराम सर के नाम से दे रखे हैं, तो उसके अंदर ब्लड वाली जो बायोलॉजी के चैप्टर में हैं उनको एक बार अच्छे से देख लो। आपका अगर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यूं ही आप लोग यूं ही याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन और यूं ही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो यहां
जहां सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, सवाल यह है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है दोस्तों? देखो यहां आंसर क्या लगेगा, IgG। क्या लगेगा? IgG। ये कितनी होती है दोस्तों? 5। क्या होती है? 5, जिनमें से देखो ये तो है ही, इनमें से हमारे पास देखो कौन कौन सी है। एक तो है IgA, एक हमारे पास है हमारे पास A, और एक है हमारे पास IgD, और एक है हमारे पास IgG, और एक हमारे पास IgM है। ये N नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्या आएगा? M आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, N कोई एंटीबॉडी नहीं होता, क्या होता है? M होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर C, IgG। इसकी खासियत मैं बताता हूं आपको। जब अगर महिला प्रेग्नेंट होती है उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है, लेकिन बच्चे का जब पालन पोषण होता है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है? वो मां से किससे जुड़ा हुआ होता है? वो गर्भनाल से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये गर्भनाल है। इस गर्भनाल को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं दोस्तों। ये एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। अस्थायी इसको इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये बच्चे का जन्म होने के बाद ये क्या कर जाती है? बाहर निकाल दी जाती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, अर्थात ये ना लगभग जब ये बच्चा इसमें बच्चेदानी में लगता है, ठीक है, हमारे पास गर्भाधारण होता है तो धीरे धीरे इसका विकास होता है, लेकिन जैसे ही पार्चुराइजेशन या प्रसव की जो क्रिया होती है उस ड्यूरेशन के बाद इसको निकाल दिया जाता है। तो इसका जो पालन पोषण मां से जो कनेक्टिविटी है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा रहती है? इससे। तो ये एंटीबॉडी बड़ी खतरनाक चीज है। अगर बच्चा बीमार होगा तो मां उसको एंटीबॉडी पहुंचाएगी, लेकिन ये घटना भी है कि मां अगर बीमार हो गई है तो बच्चे की एंटीबॉडी मां को सही करने के काम में आती है, और वो एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। मतलब ये दोस्तों ये ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा या इसको क्या बोलते हैं? अपरा को भी पार कर जाती है, को भी पार कर जाती है। तो मैंने ये आपको लिखा रखा है अपने नोट्सों में, एक बार चेक तो करके देखें आप लोग, वीडियोज को देखें यार, तभी तो ये चीजें पता लगेंगी, ठीक है। और एक जो एंटीबॉडी दे रखी है ना आप लोग देखो इसको, IgA को, IgA जो है ना, ये जो प्रसव की क्रिया होती है उसके 2-3 दिन बाद तक जो माँ का दूध होता है ना, उसके अंदर सर्वाधिक जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कौन सा होता है? IgA। और इस दूध को हम लोग क्या बोलते हैं? जो 2-3 दिन बाद, प्रसव के 2-3 दिन बाद दूध होता है, प्रसव के 2 या 3 दिन बाद, 3-4 दिन तक जो दूध निकलता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास कोलेस्ट्रॉम। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉम। और इस दूध के अंदर, इस कोलेस्ट्रॉम तो इसको कहेंगे, लेकिन इस दूध के अंदर जो एंटीबॉडी मिलती है सर्वाधिक, वो कौन सी होती है दोस्तों? वो एंटीबॉडी होती है दोस्तों हमारे पास IgA। मैं इसको इसलिए लिखवा रहा हूं आपको, कल को आगे वाले क्वेश्चन में आगे भी आपको अगर इस तरह के सवाल मिले तो आप इजी तरीके से आंसर दे सको। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमने आंसर क्या लगाया है? IgG, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, ठीक है। अब देखो सुनो, कोशिका पारण या कोशिका भक्षण करने वाले, देखो सिंपल सी बात है कि कोशिका पारण या कोशिका भक्षण करने वाली जो हमारे पास खराब कोशिकाएं हो जाती हैं उनको भक्षण करने वाली जो कौन है दोस्तों? क्या हो जाएगी? न्यूट्रोफिल। क्या हो जाएगी? न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल नहीं होगा, RBC नहीं होगा, क्या नहीं होगा? बेसोफिल नहीं होगा। इओसिनोफिल देखो क्या करती है दोस्तों, ये एलर्जी क्रियाओं के साथ, ठीक है, परजीवी संक्रमण को कंट्रोल करती है। क्या करती है? परजीवी संक्रमण को या हमारे पास जितनी भी एलर्जी जो क्रियाएं होती है ना उनको कंट्रोल करती है। बेसोफिल क्या करती है? हमारे पास देखो ये भयावह क्रियाओं को, भयावह इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को क्रिया कंट्रोल करती है। और भयावह क्रिया क्या होती है हमारे शरीर में, ठीक है, हिपेरिन या उनका शराब तो करेगी, लेकिन साथ में जैसे कहीं हॉटनेस हो रही है, कोल्डनेस हो रही हो, सूजन हो रही हो, ठीक है, स्वेलिंग अगर आ रही है, कोशिकाएं अगर नष्ट हो रही हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ये करेगा। RBC का आपको अच्छी तरीके से मालूम ही है दोस्तों, ये तो बड़ा प्यारा आदमी है, तो ये ऑक्सीजन का O2 का परिवहन कराने का काम करता है। इसके अंदर इसका दोस्त बैठा होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो वो हमारे पास ऑप्शन लगेगा इसमें न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपके साथ कि प्रतिरक्षा के लिए टीकों का निर्माण, ठीक है, वैक्सीन का जो निर्माण होता है विटामिन से नहीं होता, रक्त से नहीं होता, प्लाज्मा से नहीं होता, किससे होता है? सीरम से होता है। मैंने आपको बता दिया था सीरम, अगर ब्लड में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, ठीक है, तो वो क्या बचाता है? उसमें सीरम बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक सेकेंड रुको। हाँ दोस्तों देखो, टेक्निकल टीम ने हमारा ये सही कर दिया, इसमें प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ा टेक्निकली रूप से। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। लसिका गांठों में कौन सी WBC का निर्माण होता है? हमारी लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है दोस्तों? न्यूट्रोफिल का निर्माण होता है। किसका होता है? न्यूट्रोफिल का निर्माण होता है हमारी लसिका गांठों में। सॉरी, न्यूट्रोफिल का निर्माण नहीं होगा दोस्तों, देखो ये नहीं होगा। क्या होगा? न्यूट्रोफिल तो अलग जगह से, हमारे पास लिम्फोसाइट का निर्माण होगा। किसका होगा? लिम्फोसाइट का निर्माण होगा। और लिम्फोसाइट की हम लोग बात करने देखो लिम्फोसाइट का निर्माण होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। आगे हम लोग देखो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है? 13, आनुवंशिक विचार से कौन सी शादी ठीक नहीं है? वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और ये हर एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है। जेनेटिक्सली
कौन सी हमारे पास शादी जो मैरिज होती है वो कौन सी सही नहीं है। ये RH तो ये भाई प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, इसको आप लोग रफ कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, एक रोग होता है जो होता है RH फैक्टर की वजह से, उस रोग का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस, ठीक है। इस रोग में होता क्या है, इस रोग में होता है फिटेलिसिस। इस रोग की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। इस रोग में ऐसा होता है कि अगर फादर कौन है, अगर फादर है मेल है, ये फादर है क्या है RH पॉजिटिव है, और हमारे पास इस बच्चे की मदर है वो क्या है RH नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ये बच्चा ना दोस्तों, ये बच्चा अगर इस घर में है तो अगर इसने हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि अगर फादर RH पॉजिटिव है तो बच्चा भी क्या होगा RH पॉजिटिव होगा, और मदर क्या होगी RH नेगेटिव होगी। अब सुनो, जब बच्चे का पहला अगर डिलीवरी होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या घटना होगी, फर्स्ट डिलीवरी के दौरान इस बच्चे का जन्म होता है तो गर्भनाल को अलग करते समय कुछ ब्लड अगर मां के अंदर चला जाए, ठीक है, तो उस केस में ये RH पॉजिटिव एंटीजन है ना, वो किसके अंदर पहुंच जाएगा, हमारी मां के अंदर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों ये पॉजिटिव चीजें अगर इसके नेगेटिव के पास पहुंचेंगी तो नेगेटिव वाली जो चीजें है ना वो एंटीबॉडी बनाने की कोशिश करेंगी। मतलब अगर कोई भी अगर अपोजिट चीज अगर आएगी तो वो हमारे लिए नुकसान यहां पर करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये अंदर जैसे ही जाएगा तो उसके लिए नुकसान करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये पहला जो डिलीवरी होता है, पहला जो बच्चा होता है, वो तो फर्स्ट बेबी जो होता है वो तो क्या होता है स्वस्थ। लेकिन अगर ये घटना दोबारा होती है, ठीक है, अगर ये घटना दोबारा होगी, प्रेगनेंसी दोबारा होगी और हमने इसका कोई उपचार नहीं किया तो दोबारा होगी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उस केस में फिर बच्चा यहां पर आएगा तो तब तक ये जो है ना मदर के अंदर जो एंटीबॉडी है वो इतने हो चुके होंगे कि बच्चे को दूसरे या तीसरे महीने या चौथे पांचवें महीने में इसको खत्म कर देते हैं। मतलब दूसरे जो संतान होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका कारण होता है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस। आप कहोगे सर ये तो बताओ कि अगर ये इस तरह का रोग है, अगर किसी की शादी अगर हो गई है, ठीक है, किसी का RH फैक्टर चेक करके थोड़ी शादी करते हैं, अगर किसी की हो गई है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि ये मर जाएगा, ठीक है। हम कब तक इसको ऐसा रखेंगे दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर इसमें ना हम लोग क्या करते हैं कि RH फैक्टर वाले में 72 आवर तक, ठीक है, 72 आवर तक इस महिला को एक एंटी-डी नाम का एंटी-डी नाम का एक एंटी-डी इंजेक्शन लगाया जाता है, और वो 72 आवर के अंदर लगना ही चाहिए, जिससे कि प्रथम डिलीवरी के बाद जिससे इस बच्चे की मृत्यु ना हो सके। और जो एंटी यहाँ पर RH नेगेटिव पॉजिटिव अगर नेगेटिव ने इस तरह की एंटीबॉडी बनाई है तो वो उसको क्या कर सके, ट्रांसफ्यूज कर सके, मतलब उसको खत्म कर सके। अब देखो आगे हम लोग और बात करने वाले हैं कि यहां पर दोस्तों ये केस होगा तो ही ये संभव है। RH मिसमैचिंग या RH मिसअंडरस्टैंडिंग का केस कौन सा है, RH पिता क्या हो RH पॉजिटिव और माता क्या हो RH नेगेटिव। अब ये यही कह रहा है कि पुरुष RH नेगेटिव हो पुरुष RH पॉजिटिव, ये तो सही है, ये तो गलत होगा, मतलब इसमें कोई बच्चा नहीं मरेगा। दोनों RH पॉजिटिव हो ये भी गलत है, दोनों RH नेगेटिव हो ये भी गलत है। मतलब इसमें कैसा होना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन फादर साहब क्या होने चाहिए पॉजिटिव, मदर कैसी होनी चाहिए नेगेटिव। तो इसमें नन ऑफ दीज, मतलब इसमें आंसर हमारे पास करेक्ट क्या होगा, नन ऑफ दीज। वो जो एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस की तरफ से होता है ना, वो कौन सा रोग होता है हमारे पास, ये तो सारी शादी सही है, ये तो तीनों की तीनों शादी हो जाएंगी तो कोई बच्चा नहीं मरेगा। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि नन ऑफ दीज जो में है ना, वो ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, तब बच्चा मरेगा, ठीक है। आगे देखो हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास शायद 14 है, ठीक है, मे बी 14, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें करेंगे श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है। देखो O2 का परिवहन कराने का काम किसका होता है दोस्तों, RBC का। पोषक तत्वों को ले जाने का ये हमारे पास कौन काम करता है, ब्लड काम करता है। इसका काम कौन करेगा, इधर उधर ले जाने का ब्लड, जो भी हमारे पास धमनियां होती हैं, सिराएं होती हैं, कचकाएं होती हैं, उन सबको। CO2 का परिवहन वो भी हमारे पास इनके अंदर होता है, ब्लड वेसल के अंदर। अब देखो वो भी RBC इसको CO2 O2 का परिवहन कराने का काम करती है। लेकिन रोगों से शरीर की नुकसान को पहुंचाने का काम कौन करती है दोस्तों, WBC का कार्य होता है, ठीक है। ये कौन का कार्य होता है, WBC का कार्य ये होता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या लगेगा, डी लगेगा। क्या लगेगा, डी लगेगा। आगे हम लोग देखो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें तो सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है। ये तो रक्त परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति कहां से होती है, ये होती है, देखो मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारे पास भ्रूणीय अवस्था में कितनी परतें पाई जाती हैं, 3। एक कौन सी होती है हमारे पास, एंडोडर्म। कौन सी होती है, ये होती है दोस्तों एंडोडर्म, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर कौन सी होती है, मीजोडर्म, और मीजोडर्म, और ये क्या होती है हमारे पास, एक्टोडर्म। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है यार, आप लोग ध्यान से अगर एक बार पढ़ तो लो। देखो एंडोडर्म से हमारे पास आंतरिक अंग बनते हैं, इससे किसका निर्माण होता है, आंतरिक अंगों का, ठीक है। लीवर अमाशय, इससे हमारे पास किसका निर्माण होता है, रक्त का, ठीक है। या हमारे पास हृदय भी बनता है, इससे हृदय की पेशियां भी बनती हैं इससे, ठीक है। हमारे पास ये सारी चीज़ों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से क्या होता है, हमारे बाह्य जो अंग होते हैं, ठीक है, जैसे त्वचा, नाखून, बाल, बाह्य अंगों का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ याद रखें, बाह्य अंगों का जो निर्माण है वो इससे होता है। लेकिन हमारे पास रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन सा भाग होगा, देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों तीन बिल्कुल नहीं होंगे। तो कौन सा होगा हमारे पास, मीजोडर्म। क्या होगा आंसर, मीजोडर्म।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 में रक्त में पाए जाने वाले, क्या है क्वेश्चन, रक्त में पाए जाने वाले थक्कीकरण का कारक है। थक्कीकरण मतलब होता है क्लॉटिंग। क्या होता है दोस्तों, क्लॉटिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे पास एल्बुमिन होती है, बिल्कुल सांबर एवं प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स होती है लेकिन ये नहीं होती। यहाँ पर प्लाज्मा ये काम करता है कि सीरम ये भी नहीं करता। फाइब्रोनोजिन और प्लेटलेट्स दोनों ही प्लाज्मा प्रोटीन है, ये दोनों ही दोस्तों प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं, दोनों इसी काम को करती हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, एक तो फाइब्रिनोजन होता है, एक कौन सा होता है, प्लेटलेट्स होता है दोस्तों। दोनों ही ब्लड का थक्का बनाने का काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों डी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, HIV नष्ट करता है। देखो HIV रोग है ना, सॉरी HIV जो है ना, जो HIV है वो क्या करता है, एडस रोग होता है दोस्तों। ठीक है, एडस जो रोग है वो किसकी वजह से होता है, वो वायरस के कारण होने वाले रोगों में से कैटेगरी में आता है, और उसका वायरस क्या है हमारे पास, HIV। ठीक है, ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, और इसको हम लोग बोलते हैं, एडस की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन एफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ उस वायरस के कारण कौन सा वायरस होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है HIV वायरस, जिसकी वजह से ये रोग होता है। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा, सहायक किलर। हमारे पास सहायक जो टी कोशिकाएं होती है ना, लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट, इनको क्या कर देता है दोस्तों, ये देखो, ये बहुत डीपली क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, इसमें सहायक टी कोशिकाएं ना, वी जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, असिस्टेंट जो सहायता करती हैं, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इस रोग में। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें 18, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 कि WBC की संख्या कम होना। ठीक है, दो तरीके के रोग होते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, WBC की संख्या कम होना, अगर देखो हमारे पास अगर कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पीनिया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीनिया। अगर दोस्तों वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसिस। क्या बोलते हैं, साइटोसिस। अब इससे ना आप लोग एक तीर से कितने भी निशाने लगा सकते हो। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि हमारे पास RBC का नाम क्या होता है, बताओ। RBC को बोलते हैं दोस्तों हम लोग एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। अगर इसकी वृद्धि की बात करूंगा तो मैं क्या लिखाऊंगा, एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या लिखाएंगा, एरिथ्रोसाइटोसिस। और अगर मैं यहां पर बात करूंगा कमी की, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोलूंगा, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगर इसी पर मैं अगर बात करूं WBC की, तो WBC को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट की बात करेंगे दोस्तों, अगर वृद्धि की बात करेंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर हम लोग कमी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया। अगर हम लोग ऐसे, अब देखो कमी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ये रोग नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर सीधा आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आप लोग इसी तरह ना, प्लेटलेट का भी मैं बता देता हूँ। प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, मैंने ये सारा लिखवा चुका है आपको यार, ये सारा मैंने करवा दिया है। थ्रोम्बोसाइट को, थ्रोम्बो ज्यादा वृद्धि है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, और हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ये आपके बहुत इजी क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आपको मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं ये सारा करवा चुका हूं आपको। एक बार वीडियो जाके देखो तो सही आप लोग। ठीक है, आगे देखो हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, और उसमें दिया हुआ है कि रुधिर में O2 का परिवहन प्रभावित होता है। देखो हीमोग्लोबिन के द्वारा, बिल्कुल दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन अगर रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से अटैचमेंट करने का काम जो किसका होता है, ऑक्सीजन बहुत जल्दी क्रिया करता है किससे, हीमोग्लोबिन से। और क्या बनाता है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, HbO2, जो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रिएक्शन होती है हमारे ब्लड में, जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है तो ये रिएक्शन होना बहुत जरूरी है, और ये ऑक्सीजन होती है। इसको रंग कैसा होता है हमारे पास, लाल रंग, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखो, आगे क्या है, O2 के आंशिक दाब द्वारा, बिल्कुल साहब। ठीक है, रुधिर की अम्लता द्वारा, ये भी फर्क करेगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या लगेगा दोस्तों, इसके अंदर सारे के सारे आएंगे। ठीक है, हमारे इसके अंदर क्या होंगे, सारे, मतलब उपयुक्त सभी के द्वारा O2 का जो परिवहन है वो प्रभावित होता है कि कितनी ऑक्सीजन जाएगी, कितनी ऑक्सीजन आएगी। तो ये हमको ध्यान रखना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त की क्षारीयता का कम होना। रक्त की क्षारीयता कम होगी तो कौन बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। और अम्लता को क्या बोलते हैं, अम्ल को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, एसिडोसिस। क्या कहलाएगा, एसिडोसिस। क्षारीयता। रक्त के पीएच की अगर मैं बात करूं, देखो रक्त की जो पीएच होती है, रक्त की पीएच होती है वो होती है 7.4। इस आधार पर हम लोग बोलते हैं ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय। कैसा होता है, हल्का
क्षारीय होता है, और इसके अंदर अगर क्षारीयता की वैल्यू दोस्तों अगर हो जाएगी कम, और क्षारीयता की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब है इसके अंदर अम्लता की वैल्यू बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी तो अम्लता बढ़ेगी, और अम्लता बढ़ेगी तो इसका अर्थ है कि क्या बढ़ जाएगा, एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 21 की बात करेंगे। रुको एक सेकेंड, अब हम लोग बात करेंगे ऐसे करके, इसमें कई बार है ना टेक्निकली रूप से प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आगे वाले क्वेश्चन की, कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है। देखो इसमें सीधा आंसर आएगा हमारे पास ओ, इसमें हमारे पास सीधा आंसर क्या आएगा, ओ। इसका कारण क्या है, इसका कारण इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कारण है दोस्तों कि जो सर्वाधिक सर्वग्राही है ना, सर्वग्राही वो होता है जो सभी रक्त वर्ग से क्या ले सकता है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो वो सभी से, मतलब ओ का भी ब्लड ले लेगा, ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, और हमारे पास किसका रक्त ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है। और सर्वदाता जो सभी को दे सकता है वो कौन सा होता है, सर्वदाता। सर्वदाता है ना दोस्तों क्या होता है, ओ होता है। ओ ना हमारे पास ओ को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, और किसको भी देगा, ब्लड ए बी को भी देगा। तो इन लोगों को ये ब्लड दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखोगे, जिसमें आप लोगों को कैटेगरी में हमारे पास सर्वदाता में, या यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो किसको बोलते हैं, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी इसको कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर भी इसको कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये हमारे पास आंसर क्या हिसाब से इसमें लगेगा, वो आएगा दोस्तों ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 22। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमको दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि रुधिर में नहीं होता। देखो रुधिर में क्या होता है, आप बताओ रुधिर में क्या होता है, रुधिर की हम बात करेंगे। इसने कहा हमसे कि रुधिर में नहीं होता। देखो कैल्शियम पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, प्लाज्मा होता है, रुधिर की कोशिकाएं होती हैं, क्या नहीं होता, ये नहीं होता। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या लगेगा, ये लगेगा इलास्टिन नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता, इलास्टिन नहीं होता। इलास्टिन अलग प्रकार का तत्व है जो रुधिर में नहीं पाया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। अब क्या इसके बारे में आपको कैसे कहें कि अब देखो ये हमारे नोट्स से सीधा क्वेश्चन है कि नहीं, ये कितनी बार एसएससी में, कितनी बार रेलवे में आया है, और ये जो हमारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी ये पूछता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आरबीसी दोस्तों, आरबीसी को हम क्या नहीं कह सकते, एक पूर्ण कोशिका। आरबीसी को क्या नहीं कह सकते, एक पूर्ण कोशिका हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, पूर्ण कोशिका नहीं कहते, नहीं कह सकते इसको, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक नहीं मिलेगा तो सुन लो, इसमें केंद्रक नहीं मिलेगा तो इसमें एक कारण होगा। देखो मानव, इसमें केंद्रक पाया किस में जाता है, उपवाद स्वरूप। तो उपवाद की हम लोग बात करेंगे तो केंद्रक कहाँ मिलता है, एक तो मिलता है ऊंट की आरबीसी में, और एक किसकी में मिलता है, लामा की आरबीसी में। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है, मतलब मानव भ्रूण में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, दोनों में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, इसमें नहीं पाई जाती, दोनों में नहीं। आंसर क्या लगेगा, केवल और केवल ऊंट में ही पाई जाती है दोस्तों। तो वो आपको याद करनी है। तब तक थोड़ी देर के लिए आप लोग है ना रुकिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। हाँ दोस्तों देखो आगे वाले क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट 22। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कहता है कि हृदय की पेशियां होती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हृदय जो होता है ना दोस्तों, जब प्रेगनेंसी लगती है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फेज की अगर बात करेंगे, जब बच्चे का ठीक है बनना स्टार्ट होता है, तो उस केस में 4th जो वीक होता है ना, 4थे सप्ताह में हमारे पास हृदय की क्या, बच्चे हार्ट बीट जो है, ठीक है, हार्ट जो बीट है वो हृदय की धड़कन आ जाती है, ठीक है, हृदय की धड़कन आ जाती है। और हृदय की जब धड़कन आ जाएगी, और कब तक रहती है, जब तक हम लोग जीते तब तक रहती है, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसे नहीं कि बीच में खत्म हो जाती, जिस दिन खत्म हो जाएगी तो उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बीच बीच में नहीं जाती, ये कब जाती, जब तक चलती रहती है, जब तक हम लोग क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ हमारी इच्छा के अनुसार धड़कता है हृदय, नहीं, हम सो भी जाते तो भी धड़कता है, और हम जगते रहते हैं तो भी धड़कता है, हम चाहे कुछ भी करें तो भी ये हृदय धड़कता ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि जो ये होती है, इसका मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होती तो कैसी होती है, अनैच्छिक कैसी होंगी, अनैच्छिक। तो ये ना
आप इस क्वेश्चन को इतना स्टार दो जितना हो सके। ये होती है दोस्तों अनैच्छिक और कैसी होती है, रेखित। कैसी होती है, रेखित। दोस्तों हमारा हृदय मांसपेशियों का बना होता है, ना कि हड्डियों का बना होता है। और किस तरह की पेशियां हो जाती हैं उसमें होती है दोस्तों अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, और कैसी होती है, रेखित होती है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग कि यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वर्गों को किसके द्वारा खोजा गया। देखो ये तो आपके तीनों के तीनों को तो लगा दो अंडा, ठीक है, और इनको लगा दो डंडा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। क्योंकि हमको, अगर आपने ना वीडियो में अगर रक्त वाला टॉपिक जरा भी देखा है ना, तो आप इनको मिलर, मेंडल और ये गोल्टर, ये कभी आपको रक्त में मिले नहीं मिले ना। कभी ज्यादातर काम पड़ा तो कार्ल लैंडस्टीनर और आपके वीनर से पढ़ा है, बाकी का तो ये कोई देखने को ही मिला। तो हम सीधा ही टिक कर देंगे इस पर अटैक करके आंसर पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में निम्न में से क्या होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो सुनो, अगर ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है, यहां पर हमारे पास क्या है, पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी के बाद हम लोग देखेंगे यहां पर क्या है, क्षोभ मंडल है। यहां पर क्या दोस्तों, क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल के बाद धीरे धीरे करके यहां पर क्या आएगा, समताप मंडल आएगा। और समताप मंडल में मैंने ये सारी परतें पढ़ाई हैं आपको इन्वायरमेंट वाले पार्ट में, आप लोग जाके देख सकते हो। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे इसकी दोस्तों क्या बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो इसका दोस्तों क्या होता है, प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम। मैंने बताया था कि क्षोभ मंडल के अंदर 1 किलोमीटर चलने पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान दोस्तों क्या होता है, कम होता है। जिसको हम किस नाम से डालते हैं, इसे लैप्स रेट कहते हैं। इस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्स रेट के नाम से इसको जानते हैं। अब देखो हम लोग जब ऊपर ऊंचाई पे बढ़ते हैं ना, देखो ये इसमें ना ध्यान रखना, आरईसी नहीं है दोस्तों, ये क्या लिखोगे, टाइपिंग मिस्टेक है, आरबीसी। क्या है ये, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है, नहीं बढ़ती। अब बताइए ये जो होता है ना, हृदय की दर में वृद्धि, देखो डब्ल्यूबीसी की मात्रा कब बढ़ती है, जब इन्फेक्शन हो जाता है। आरबीसी की बढ़ी हुई मात्रा दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे ना, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, हम लोग ऊपर जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो चीज होती है ना, कि यहाँ प्रतिजन जो होता है हृदय की दर में, ये हमारे पास करेक्ट आंसर लगेगा। प्रतिजन में भी वृद्धि नहीं होती, तो हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आरबीसी की बढ़ी हुई मात्रा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की बात करें, नेक्स्ट जो ब्लड का क्वेश्चन है क्या है, देखो बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को कौन सा रुधिर वर्ग दिया जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि अगर हम लोग बात करेंगे कि जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी क्या ना हो, समान ना हो, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या नहीं हो, समान नहीं हो, तो उसका हम लोग उसको ब्लड दे सकते हैं। तो बी वाले को किस किस का ब्लड दे सकते हैं, बी और ए बी का। किसका दे सकते हैं, बी और ए बी का दे सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या लगेगा, हमारे पास बी और ए बी। देखो आपको अगर इसमें कोई भी परेशानी है ना ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में, तो एक मैं जरा आपको बता देता हूं। देखो ए बी, ए बी और ओ, हमारे पास कितने रक्त, हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 होते हैं। इसमें यहाँ होता है हमारे पास एंटीजन, क्या होता है, एंटीजन। इसमें ए में एंटीजन कौन सा होता है, ए। इसमें कौन सा होता है, बी। इसमें कौन सा होता है, ए बी होता है और बी भी होता है। इसके अंदर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर एंटीबॉडी की बात करेंगे ना, तो एंटीबॉडी की बात करेंगे, यहाँ पर ए है तो यहाँ एंटीबॉडी बी होगा, यहाँ एंटीजन बी है तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगा, ए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, और यहाँ पर एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा। अब देखो सुनो, अगर मैं यहाँ पर ए वाले को, कौन सा बी है क्या, तो बी वाले को देखो, अगर बी वाले को मैं कौन सा दे दूं, ए दे दूं, बी वाले को ए दे दूं, तो ये इससे क्रिया करेगा, ठीक है। क्योंकि बी वाले को मैं क्या दे दूं, ए दे दूं, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी, देखो बी वाला इससे क्रिया कर जाएगा, ये वाला इससे क्रिया कर जाएगा, तो आपस में क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, तो कि हमारे लिए दिक्कत है। तो इसलिए बी वाले को ए बी वाला भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें दोनों ही एंटीजन डायरेक्ट अटैक करेंगे, और इस वाले को मैं ये भी नहीं दे सकता। तो इसलिए हम लोग क्या, सॉरी ये तो हम दे सकते हैं, इसके अंदर क्या नहीं है, सॉरी ये बी वाले को ए भी दे सकते हैं, क्या नहीं है, इसमें एंटीबॉडी नहीं है। और यहाँ की मैं बात करूंगा ओ बी में, ओ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसमें ए और बी है, और ये इसके साथ क्रिया कर जाएगा, और ये इसके साथ दिक्कत करेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को एक तो बी का दे सकते हैं, बी वाले का तो देख ही सकते हैं, और साथ में क्या दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या लगेगा, बी वाला को भी दे सकते हैं और ए बी वाले को भी दे सकते हैं। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि देखो ये यार आपको सिंपल से परिभाषा है, मानव में धमनी रक्त दाब कितना होता है। देखो हम लोग कहें कि अगर जैसे ये धमनी जा रही है, तो अगर इसके अंदर रक्त बहता है, ठीक है, इसके अंदर क्या बहता है, रक्त बहता है, तो रक्त के द्वारा धमनियों में, ठीक है, रक्त के द्वारा धमनियों में, धमनियों की आंतरिक सतह पर लगाया गया जो दाब होता है वो क्या होता है, रक्त दाब होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लड प्रेशर के नाम से उसको जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रक्त दाब कहेंगे। ये एक सामान्य व्यक्ति का कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ क्या होता है, Hg।
ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। ठीक है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो नीचे वाला जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायस्टोलिक। समझ गए? क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। अगर बात करेंगे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की, इसमें गेम होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर के दौरान जब हम लोग हृदय को ऐसे करते हैं ना, मैंने वीडियो दिखाया है बाकायदा, आप एनिमेशन वीडियो हार्ट में जाके देख लें कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कब सिस्टोलिक होता है, कब डायस्टोलिक होता है। हम जैसे ही ब्लड को इस तरीके से कंप्रेस, हृदय को ऐसे करेंगे तो क्या होता है? सिस्टोलिक। ब्लड क्या होता है? कंप्रेस। जब ये हृदय पे चकने के बाद वापस से ओरिजिनल स्थिति में आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायस्टोलिक बोलते हैं। तो उस ड्यूरेशन में प्रेशर क्या होता है? कम। तो हमारे पास इनमें से देखो क्या ऑप्शन लगेगा? ऑप्शन नंबर ए 120 एवं 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, देखो कभी भी मात्रक में ना ध्यान रखना, ज़्यादातर कैपिटल G H ही आता है, तो ये भाई टाइपिंग एरर है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। मैंने जहाँ पर भी टाइपिंग एरर होगी उसको मैं करेक्ट करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो। देखो एक है हमारे पास कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो अगर कहीं पर इस बायोलॉजी की एक चीज़ को सुन लेना, कहीं पर दोस्तों अगर आपको लगे कि निर्माण हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाइसिस। क्या बोलते हैं उस शब्द को? पाइसिस। सुन लो, अगर कहीं का पर क्या हो रहा है? नष्ट हो रही है कोई चीज़, नष्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसिस। समझ गए? पा का मतलब पाना, पा का मतलब पाना, पाने का मतलब उसका निर्माण होना, और कोई चीज नष्ट हो रही है तो उसका मतलब लाइसिस, मतलब जा रही है। तो यहाँ पर रक्त निर्माण का मतलब प्लाज्मा था, तो मतलब नहीं है हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस मतलब हो जाएगा हमारे पास, देखो पाइसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण होना, और लाइसिस का मतलब होता है नष्ट होना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हीमोनियोजेनेसिस क्या होता है हमारे पास? करेक्ट आंसर क्या लगेगा? हीमोपाइसिस। क्या लगेगा? हीमोपाइसिस। आगे देखो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन है हमारे पास आगे है हमारे पास, देखो आगे क्वेश्चन है ग्लोब्यूलिन क्या होता है? ग्लोब्यूलिन होता है। देखो ग्लोब्यूलिन क्या होता है बताओ? सीरम होता है क्या? नहीं होता। ग्लोब्यूलिन की बात करेंगे, ये सीरम होता है क्या? नहीं होता। सीरम नहीं होगा, सीरम नहीं होगा तो क्या क्या होगा? देखो सीरम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंटीजन है क्या? एंटीजन भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास लसिका ऊतकों में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। अरे ये तो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। ग्लोब्यूलिन दोस्तों प्रोटीन होती है प्लाज्मा में। मैंने आपको बताया था ना, प्लाज्मा में जो मेजर प्रोटीन थी ना, उनके बारे में मैंने बताया था कि प्लाज्मा जो प्रोटीन है वो कौन कौन सी बताई थी। देखो पहले नंबर पर मैंने बताया था आपको फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। और एक हमारे पास इसी की दोस्त थी जो रक्त का थक्का बनाने की, प्रोथ्रोम्बिन। और एक दूसरे नंबर पे क्या थी बताओ? प्रोथ्रोम्बिन के अलावा ये फाइब्रिनोजन हो गई, ये प्रोथ्रोम्बिन हो गई। एक हमारे पास थी ग्लोब्यूलिन, और एक थी हमारे पास ग्लोब्यूलिन, और एक थी एल्ब्यूमिन। ये क्या थी? एल्ब्यूमिन। ठीक है, एक हमारे पास क्या थी? एल्ब्यूमिन। ये हमारे पास थी। तो इनमें से कौन सा है? ये है, तो हम इसी को आंसर लगा देंगे कि क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 31 हमसे ये कह रहा है कि आप हमें ये बताइए भाई कि आपका जो वैल्यू है वो किस किस तरीके से बढ़ेगा, किस किस तरीके से घटेगा। तो और दूसरा हमें ये कह रहा है कि किस रक्त समूह का रक्त जो है O और AB, एक रक्त समूह O तथा AB समूह माता पिता की संतान का रक्त समूह संभव है। अरे यार ये देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन है और बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि रक्त समूह O एवं हमारे पास AB है। ये थोड़ा सा ना देखिए, ये बीच में रक्त नहीं आना चाहिए, तभी इसमें टिकाप लग रहा है। रक्त समूह O तथा AB समूह माता पिता की संतान का रक्त समूह संभव है। तो अगर किसी बच्चे की संतान किसी माता पिता की संतान क्या है? O और AB रक्त वाले है, तो उसके माता पिता की संतान का रक्त समूह मतलब उसके फादर है ना, जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है, ठीक है, उसका अगर रक्त ब्लड जो ग्रुप है वो कौन सा है? O है या AB है। ठीक है, मैं आपको समझाऊं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बच्चे की, ठीक है, किसी बच्चे की मतलब ब्लड ग्रुप है, या वो लड़का हो सकता है चाहे वो लड़की हो सकती है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O और AB है। तो उसके जो माँ बाप है ना, उसके जो माता पिता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो आप लोग देख लो OB वाले का कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो अगर किसी का O है तो आप अगर इससे क्रिया करोगे तो A और B, इस हम लोग अगर इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? A हमारे पास क्या बनेगा? AI और क्या बनेगा? IO। इससे अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? IO और IB। इससे क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? IA और IA। इसका वापस इससे क्रिया करेंगे तो देखो क्या बनेगा बताओ? IB और क्या बनेगा? IO। इससे हमारे पास क्या निकल के आता है? A। इससे क्या आता है हमारे पास? B। इससे क्या आता है हमारे पास? A। इससे क्या आता है हमारे पास? B। मतलब दो तो A हो गए, ठीक है, और दो क्या हो गए हमारे पास? B।
इसका मतलब ए और बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसके लिए ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% और बी होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 50%। तो हम आंसर क्या लगाएंगे उस हिसाब से देख लेंगे ऑप्शन में क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी पूछा है या हमसे क्या पूछा है। तो दोनों की संभावना 50-50% है। जिस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ हो और ए बी हो, तो उसके माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या होना जरूरी है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। उसकी संभावना 50-50% है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन इसमें लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे बड़ी रक्त कणिका होती है। सुनो, मैं आपको पहले एक चीज लिखा देता हूं, ये सारी लिखाई हुई है मैंने। सबसे बड़ी जो WBC होती है, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, मोनोसाइट। कौन सी होती है, मोनोसाइट। और सबसे छोटी की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। क्या होगी, लिम्फोसाइट। ठीक है, जो कि WBC बनाने का, सॉरी, जो कि एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है, बनाने का कार्य करेगी। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। एक हमारे पास सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल कितनी पाई जाती है दोस्तों, 65%। और सबसे कम कौन सी पाई जाती है, ये भी आपको लिखना है। तो दोस्तों सबसे कम मिलती है हमको, सबसे हमारे बॉडी में कौन सी मिलती है, बेसोफिल। ठीक है, सबसे कम मिलती है बेसोफिल, जो कि कितनी परसेंट होती है, 0.05%। सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, जो कुछ रिएक्शंस को जो है ना कंट्रोल करती है, जैसे तापमान को, pH को, रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखने के जो कार्य है वो इसी के हाथ में होता है। ये सारा आप लोग उसमें पढ़ चुके हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी होती है। देखो आप लोग लिम्फोसाइट, ये नहीं है, तो क्या आ जाएगा सीधा, मोनोसाइट। सब लिखवा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है भाई, देख लो, ये है हमारे पास 33। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप ए में अगर हमारे पास ए है, देखो इसके लिए हमने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ और ए भी है। ठीक है, तो और हमारे पास क्या है, ओ। एंटीजन की दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग, तो एंटीजन अगर ए में ए हो सकता है, बी होगा, इसमें ए और बी होगा, लेकिन इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और कहा था मैंने कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के समान नहीं होते। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, स्मॉल बी, यहाँ पर बी है तो स्मॉल ए, यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए और बी होगा। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया है, रक्त समूह ओ के लिए क्या सत्य है, सत्य क्या है, एंटीजन अनुपस्थित है परंतु ए तथा बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित है। देखो यही करेक्ट आंसर है इसमें। हम और भी पढ़ लेते हैं, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी उपस्थित है क्या, इसमें तो कोई ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, ये गलत है। इसमें एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी दोनों उपस्थित, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अनुपस्थित है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब कैसे कह दें हम लोग कि दोनों उपस्थित है और दोनों ही अनुपस्थित है, जिनमें से एक भी उपस्थित है। इसमें सीधा अर्थ यह आएगा कि एंटीजन तो एक भी नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होते हैं, और जिसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होते। ये आप ध्यान रखना। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए ना ये सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही बनते हैं। ठीक है, अगर एक भी उपस्थित होता ना तो ये इस प्रॉपर्टी को नहीं धारण कर पाते। आगे देखो, हम लोग बात करें कौन सा है हमारे पास, रक्त समूह ओ के बच्चे के माता पिता नहीं हो सकते। देखो मैंने कहा ना कि रक्त समूह ओ के बच्चे के माता पिता नहीं हो सकते। तो देखो अगर हम लोग बात करें एक बच्चे के हमने देखो ए वाले का मैंने पहला केस को सॉल्व करना सिखाया आपको। पहला केस को सॉल्व करो कि अगर किसी के बच्चे के माता पिता क्या है, ए। हमने पहला केस को सॉल्व किया कि इसके पिता क्या है, इसके फादर क्या है, हमने माना ए, उसके फादर का जो है ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मदर का क्या है दोस्तों, ए। तो हम चेक कर लेते हैं इससे क्या बनेगा। देखो यहाँ से हम लोग ए और ओ, यहाँ से भी क्या बनेगा, ए और ओ, इसका क्रॉस इससे कराओ, क्या बनेगा, आई ए और आई ए। ठीक है, इससे क्या बनेगा बताओ, आई ए और आई ओ। इससे हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई ए और आई ओ, और इससे क्या बनेगा बताओ, आई ओ और आई ओ। तो इसने पूछा है कि नहीं हो सकते। देखो इससे क्या बनेगा, ए, इससे भी क्या आ रहा है, ए, इससे क्या आ रहा है, ए, इससे क्या आ रहा है, ओ। मतलब 3 संतान तो हमारे पास किसकी होंगी, ए की, और 1 संतान होगी ओ की। मतलब हो सकते हैं। ये केस क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि मतलब जिसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके माता पिताओं का दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए हो सकता है। तो मतलब ये तो वैसे तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, गलत होगा। हम इसको देखते हैं, ए बी को। दूसरा केस क्या कहता है कि हमारे पास ए बी वाला कंसेप्ट है, फादर क्या है और मदर क्या है, ओ। तो देखो इसको ओ ओ कर लो। ठीक है, यहां से हम लोगों ने किया क्रॉस, इसके साथ इसका कराया तो क्या बना, आई ए और आई ओ। इसका हमने इसके साथ कराया, क्या बना, आई ए और आई ओ। इसका इसके साथ कराया तो क्या बना, आई बी और आई
ओ और इसका इसके साथ क्रॉस करना है तो क्या बना IB और IO। इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा A, इसका क्या बनेगा A, इसका क्या बनेगा B और इसका क्या बनेगा B। मतलब इसमें ना दो तो संतान A ब्लड ग्रुप वाली हो रही है और दो संतान कौन सी हो रही है दोस्तों, B ब्लड ग्रुप वाली हो रही है। इससे हमें क्या पता लगा, यहाँ से दो तो हमारे पास हो गई ये और एक हो गई ये, तो हमारे पास दोनों का 50-50% संभावना है। इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ O ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा, O ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी है। आगे और चेक कर लेते हैं कि OO वाले में OO वाले का बच्चा हो सकता है क्या। तीसरी केस क्या कह रहा है, तीसरे वाले में O वाले का तो O होगा ही होगा, इसका O, इसका O, इसका O, इसका O, इससे क्रिया कराओगे, इससे क्रिया कराओगे, इससे क्रिया कराओगे, इससे क्रिया कराओगे तो O सभी से चारों बच्चे कैसे होंगे, इसके O वाले ही होंगे। समझ रहे हो ना। तो इसमें से चेक करने की कोई बात ही नहीं है। बी वाले की हम लोग अगर बात करें, देखो या अगर हम लोग बी वाले की बात करेंगे तो बी वाला क्या कह रहा है, बी वाले में हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि दोनों ही अगर बी ब्लड ग्रुप हो तो उस केस में हम लोग क्या कर पाएंगे। देखो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इसको चेक कैसे करेंगे, 4th नंबर पे कि माता भी हमारे पास, फादर भी है, मदर भी है। इसका हम लोग अगर इसके जीन बनाए तो क्या बनेंगे बी और ओ, इसके भी बी और ओ। इसके साथ आप क्रिया करके देखना एक बार, बी बनता है और क्या बनता है IB बनता है और क्या बनता है IB बनता है। अगर इसके साथ हम क्रिया करते हैं तो क्या बनता है IB बनता है और क्या बनता है IO बनता है। इसके साथ क्रिया करते तो क्या बनता है और IO बनता है। वापस इसके साथ क्रिया करते तो क्या बनता है IO बनता है और ये क्या बनता है IO। इसके साथ ये IO ही बनेगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा IBB का B, क्या बनेगा B। इसका इसके साथ क्या बनेगा बताओ, इसके साथ भी क्या बनेगा B, इसका भी क्या बनेगा B और इसका भी क्या बनेगा O। मतलब ये है इसमें भी ब्लड ग्रुप हमारे पास O आ रहा है, इसमें भी O आ रहा है और एक तीसरे नंबर का जो ऑप्शन था ना उसमें O में भी दोनों से क्या निकल रहे थे, सारी संतान O निकल रही थी। मतलब 3 से तो क्या आ रहा है हमारे पास O होगा। लेकिन एक ऐसे पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा दोस्तों, तो उसमें हम आंसर क्या लगाएंगे, दूसरे नंबर का नहीं होगा AB वाले में, क्योंकि इसमें एक संतान A और B ब्लड ग्रुप होने का चांसेस है पूरा 50-50, लेकिन इसमें O होने का कोई चांसेस नहीं है। और सवाल हमसे यही पूछा गया कि नहीं हो सकते, हम आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर B, दैट इज AB और O। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। देखो एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है हमारे पास, फाइब्रिनोजन है, क्या नहीं है, ये नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या लगेगा, एक्टिन। क्या होगा, एक्टिन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो लल्लू क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विलियम, वही देखो स्टैटिक क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, रक्त स्कंदन की खोज करी नहीं, श्वसन की खोज करी नहीं, पाचन की खोज करी नहीं करी, किसकी खोज करी दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की इसने खोज की थी। तो आप लोग ध्यान रखना, इसने जो खोज करी वो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। एंटीबॉडी का निर्माण करती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसी कौन सी WBC है दोस्तों, ये कितनी बार पेपर में आता है, ऐसी कौन सी WBC है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है, कौन सी WBC बताओ। एंटीबॉडी है वो कौन सी है दोस्तों, वो है लिम्फोसाइट। कौन सी है, लिम्फोसाइट। और जो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मेरे पास B और एक होती है मेरे पास T। B का जो निर्माण है दोस्तों कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। और बोन मैरो के नाम से ही इसका नाम क्या हो गया, B। ठीक है, क्या हो गया B। और थाइमस जो है ना T वाला, इसका निर्माण कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होता है। थाइमस को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, THYMUS। इस T से ही हमारे पास क्या आ गया, T। क्या आ गया, टी। थाइमस दोस्तों ऐसी ग्रंथि होती है जो 12 या 13 साल तक, ठीक है, जैसे हमारी पास चेस्ट वाली हड्डी होती है, इसको स्टर्नम बोलते हैं, इसलिए इस प्रकार की जो ये शेप होती है ना ऐसे करके, तो इसमें बारनुमा इस प्रकार की जो आकृति में पाई जाती है, कुछ जालनुमा आकृति में, वो होती है थाइमस ग्रंथि। ये 12 या 13 साल तक रहती है। ठीक है, 12 या 13 साल तक रहेगी। 12 और 13 साल के बाद है ना ये दोस्तों गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद है ना हमारी जो 12-13 साल तक इम्यून सिस्टम है ना उसको कंट्रोल रखती है। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, गायब। तो हमारा करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास, लिम्फोसाइट। हमारे पास एंटीबॉडी निर्माण का कार्य कौन करती है, लिम्फोसाइट। तो करेक्ट आंसर लगेगा। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 38। ठीक है, 38 में क्या कह रहे हैं, देखो 38 की बात करेंगे, रक्त जमने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन कौन सी होती है रक्त जमाने में, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। हमारे पास एंजाइम कौन सा होता है, एक होता है एंजाइम पेप्सिन। कौन सा होता है, पेप्सिन होता है। एक एंजाइम की हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, सॉरी पेप्सिन होता है। विटामिन कौन सा होता है, के। और आयरन कौन सा होता है, तत्व की भूमिका होगी तुम्हारे पास क्या आएगा, कैल्शियम आएगा दोस्तों। आयरन मत लगा देना गलती से, आयरन एक अलग चीज है, वो रक्त बनाने का काम में सहायक होता है। आगे देखो बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 39 है दोस्तों।
देखो 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब, मैंने कहा था यदि धमनी या सिरा के बीच में, ठीक है, धमनी और ये है, अगर इसके अंदर देखो इस तरीके से रक्त बह रहा है, ठीक है, इसके अंदर से क्या हो रहा है कि इस तरीके से रक्त बह रहा है, रक्त बहेगा दोस्तों इस रक्त के द्वारा इस धमनी की आंतरिक सतह पर, ठीक है, रक्त के द्वारा इस धमनी की आंतरिक सतह पर हम लोग क्या लगा दे, दाब लगा दे, इस रक्त के द्वारा क्या लग जाए, दाब लग जाए, और दाब जो लगेगा ना रक्त के द्वारा जो दाब लगेगा इसकी आंतरिक सतह पर, वही क्या होता है, ब्लड प्रेशर। यही क्या होता है, ब्लड प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रक्तदाब। और अभी एक क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था, एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि इतना होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप सिंपल सी बात है, अगर किसी नली को आप सकड़ा करोगे तो उसमें पानी जितनी मतलब चौड़ी नली में चल रहा था तो उसका दाब क्या था, कम, लेकिन उसको धीरे धीरे क्या करोगे, कम करोगे तो उसका मान, प्रेशर का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। जितना ज़्यादा कम करोगे उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। इसमें देख लीजिएगा कि त्रिज्या कम करने पर रक्तदाब देखो घटेगा, उतना रहेगा, पुरुषों में बढ़ेगा, महिलाओं, ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, इस दाब का मान, ब्लड प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, इसके मान को घटने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि लास्ट है हमारा 40, क्योंकि हमने 40 क्वेश्चन की सीरीज है ये, तो 40 क्वेश्चन है आज। आगे भी आप लोग को इस तरह क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। हृदय की धड़कन को किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। देखो हमारे पास जो हार्मोन है ना, इसका हमारे पास होगा 2 हार्मोन है, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए 2 हार्मोन है दोस्तों। एक कौन सा, थायरोक्सिन, एक कौन सा है, थायरोक्सिन है, और दूसरा कौन सा हार्मोन है, ध्यान रखना, एड्रीनलिन। कौन सा है, एड्रीनलिन, जो कि हमारे पास किस ग्रंथि से निकलता है, एड्रीनलिन ग्रंथि से निकलता है। एड्रीनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो आपको एंडोक्राइन वाला सिस्टम होगा ना, अंतःस्रावी वाले तंत्र वाले उस भाग में आपको पढ़ाया जाएगा। ये आप लोग देखना कि उसमें सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरी ग्रंथियां पढ़ाई जाएंगी। आप उस चैप्टर को एक बार है ना उस यूट्यूब पे जाके देख लो, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों हार्मोन में से किसका नंबर आ रहा है, इसमें आ रहा है दोस्तों, देखो साइटो ये अलग है, ये अलग है, ये हमारे पास कोई काम, ये हार्मोन ये काम नहीं करता, ये क्या काम करेगा, थायरोक्सिन, जो हमारे पास हार्ट बीट को, जो हृदय की धड़कन को जो कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, थायरोक्सिन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि हृदय की धड़कन को बनाने का काम कौन करता है दोस्तों। देखो मैंने हार्ट को जब पढ़ाया था तो इस तरीके से 4 चैम्बर बताए थे आपको, इस तरीके से बताए थे। इस वाले को मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला होता है ना, देखो ये क्या होता है हमारे पास, राइट ऑरिकल होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास बायां हमारे पास दायां निलय, और ये क्या होता है हमारे पास, बायां निलय होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक SAN नोड होता है, क्या होता है यहाँ पर, SAN नोड, और ये क्या होता है मेरे पास, ABN नोड, ठीक है। SAN नोड से दोस्तों हृदय की धड़कन का क्या होता है, निर्माण होता है, हृदय की धड़कन का निर्माण होता है, ठीक है। और 1 मिनट में दोस्तों ध्यान रखना, 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन शिशु की अगर बात करेंगे ना हम लोग, बच्चे की अगर बात करें, बच्चे के अंदर है ना इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी होती है, ज़्यादा होती है, उसका होता है हमारे पास 140 के आसपास, कितनी होती है, 140 पर मिनट, ठीक है, 140 पर मिनट, और ये होती है 72 टाइम पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, हमारे पास 72 बार धड़केगा। दोस्तों ये हमारे पास जो 40 क्वेश्चन थे ना, मैंने आपको प्रत्येक का एक्सप्लेनेशन समझा दिया गया है, और इसी प्रकार है ना, अब ये सीरीज है ना हम लोग आगे कंटिन्यू हर टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। अगली बार जो आप मिलेंगे, हम प्रकाश वाले टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। जो फिजिक्स का हमारे पास टॉपिक है ना, वो लाइट है, वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है, कहीं पर 2 नंबर, कहीं पर 1 नंबर, तो आप कम से कम 2 नंबर CET में आपके ना पक्का समझ लो, आप टेंशन मत लो, मैं आपको करा के दूंगा, आपको भूलने नहीं दूंगा मैं, चाहे मुझे ना कितनी मेहनत करनी पड़े, आप लोगों को याद में करा के रहूंगा, ठीक है। आप एक रहा, आपको अगर सीरीज वाला टॉपिक देखना है तो सीरीज के हिसाब से आपको पहले लिस्ट में मिल जाएगा, और एक आपको ट्रिक देखनी है तो आपकी साइंस की सटीक गोली जो आपकी सीरीज चल रही है, आप लोगों के लिए चल रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा देखें और उनको लिख लिख के याद करें दोस्तों। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और चुटकियों में ना आपके नंबर अच्छे आएंगे, स्कोर कार्ड बनेगा, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, ठीक है, प्रकाश वाले टॉपिक के साथ। इसको लगातार देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।